फटाक खबरें 30 सेकंड में। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। 18 करे या 24 कर ले, इसका कोई फर्क। लेकिन आज जो प्रदेश स्तर पे एक नया परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य का, ये परिवर्तन भी रायबरेली में कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से परिवर्तन लाएगा और कई सीटों पे इसका प्रभाव भी 2-3 पे तो बहुत खास प्रभाव पड़ेगा। जहां पे मौर्य बैकवर्ड है उस पे अच्छा खासा पड़ेगा। अब देखने वाली बात ये होती है कि इसके बाद कांग्रेस क्या करती है। कांग्रेस का गठबंधन सपा से हो रहा है कि नहीं हो रहा, जैसा अभी कहा जा रहा नहीं हो रहा है। भाजपा भी अपनी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। वो जो प्रत्याशी हैं उसके पास 2-3 प्रत्याशी नए भी आए हुए जो कांग्रेस छोड़ के गए हुए हैं, वो भी मजबूत प्रत्याशी माने जाते हैं दोनों विधानसभा क्षेत्रों से। तो ऐसी परिस्थिति में स्वामी फैक्टर के साथ अगर कांग्रेस और सपा का गठबंधन होता है तो फिर कुछ परिदृश्य चेंज होगा। नहीं, अगर नहीं होता तीनों पार्टीज का कितना आपको लगता है? तो अब सीट दे पाना तो हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन जो दिखाई पड़ रहा है कम से कम भाजपा और इनके बीच कांटे के संघर्ष 4 सीटों पे तो बहुत जबरदस्त दिखाई पड़ रहा है। रायबरेली है जनाब, यहाँ राजनीति पनारों से बहती है। ये लाइंस एक मशहूर शायर मुनव्वर राणा की जरूर हैं, पर लाइंस में शायद पूरी रायबरेली की राजनीति समाती है। उसी का जायजा लेने आज यूपी तक की टीम अपना प्रोग्राम यूपी किसका डिबेट लेकर एक बार फिर हाजिर है। इस बार उत्तर प्रदेश के जिले रायबरेली से हमारे साथ कई गेस्ट मौजूद हैं। उनका इंट्रोडक्शन सबसे पहले मैं करवाऊंगा आपके साथ। जो सबसे किनारे आप देख पा रहे हैं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं वीरेंद्र यादव। इनके बगल में जो खड़े हैं वो बीजेपी के नेता शिवेंद्र सिंह हैं। उनके ठीक बगल में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस नेता विनय द्विवेदी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता भी हैं। उसके बगल में वरिष्ठ पत्रकार हिंदुस्तान के उपमेंद्र सिंह हैं। मैं सबके पास जाऊंगा, पर क्योंकि रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, लोकसभा से सोनिया गांधी हैं पर विधानसभा में चीजें दुरुस्त नहीं, तो मैं शुरुआत कांग्रेस से करूंगा। आज विधानसभा की 2 सीट कांग्रेस नेता हमारे साथ मौजूद है। विधानसभा की 2 सीट्स हैं थी, अदिति सिंह और राकेश, अब वो भी चली गई, क्या कहेंगे? अब 6 सीटें हमारे पास आएंगी, क्योंकि जो थे वो थोड़ा सा उनके साथ दिक्कत थी। उनके पास ऐसी संस्थाएं थीं, जिला पंचायत और नगर पालिका, जो बगैर सत्ता के सहयोग के चल नहीं सकती थी। तो इसलिए उनकी व्यवस्था थी कि वो सत्तारूढ़ दल के मतलब जो है यशगाथा और उनके गुणगान करें, अन्यथा उनकी वो जो दुधारू गाय हैं जिला पंचायत और नगर पालिका, वो चली जाती। तो इस वजह से उनकी मजबूरी थी। नहीं तो अब बचा क्या आपके पास? बेसिकली देखिए, आपका लोकसभा मानता हूं मैं मजबूत, पर विधानसभा के तौर पर जो सीट्स थी वो चली गई हैं। आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी? देखिए, हमारी स्ट्रेटजी ये है कि हम कोई भी चुनाव हो, जनता जिताती है। वोट तो जनता डालती है ना। जनता किस सोच के साथ वोट डालती है, वो सीधी सी बात यह है कि वह अपना हित देखती है। और उसने ये देखा कि 2004 से लेकर 2014 के बीच जब यूपीए गवर्नमेंट थी, तो श्रीमती सोनिया गांधी जी ने 14,000 करोड़ की योजनाएं यहां दी हैं, जिससे कि जैसे एम्स बनाया उससे लोगों को फायदा मिल रहा है। 5 नेशनल हाईवे बनाए उससे लोगों को फायदे मिल रहे हैं। तो आप ही के नेता फिर बीजेपी में जा रहे हैं? अरे भाई, वो मैंने फिर बताया कि वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको अपने जो धन कमाने वाली संस्था है उनको बचाना है। बीजेपी से सवाल लेंगे। बीजेपी नेता मौजूद है हमारे साथ। क्या है, मतलब सबको ले जाएंगे आप ही लोग? देखिए, इनके यहाँ अपने नेतृत्व पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब नेतृत्व पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो जो युवा राजनीतिक है, जो युवा सोच है, वो मोदी जी से प्रभावित होकर, योगी जी की राजनीति से प्रभावित होकर यदि हमारे परिवार में सम्मिलित हो रहा है और विकास के कार्य को, विकास की धारा को, विकास की राजनीति को परिवार सम्मिलित हो रहा है, समझ में आता है, पर विपक्ष लगातार कह रहा है कि आप लोगों ने रायबरेली के लिए कुछ करा नहीं है अभी तक पिछले 4.5 सालों में। इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, शिलान्यास नहीं किया, बल्कि जो कार्य किया हमने जमीन पे। क्या कार्य? आप देख लीजिए कि एम्स का केवल पत्थर लगाया गया था, आज एम्स सुचारू रूप से चल रहा है। अगल बगल के 10 से 12 जिलों के लोग आकर एम्स में उपचार करा रहे हैं। आप ओवरब्रिज की हालत देख लीजिए, सड़कों की हालत देख लीजिए। रायबरेली में अमृत योजना एकदम 90% का कार्य पूरा हो चुका है, 10% कार्य बचा हुआ है। तो कार्य धरातल पर दिख रहा है। हाँ, हमने कागजों पर काम नहीं किया कि वहां से आकर यहाँ पिकनिक स्पॉट बनाया और अपने नेताओं को ही केवल जेबों में पैसे डालकर आरोप लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी पे सवाल लूंगा मैं। समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, रायबरेली का विकास अगर किसी ने किया तो समाजवादियों ने किया है। 2012 से 2017 के बीच में हमारी सरकार थी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने रायबरेली का विकास किया हर सेक्टर पे। चाहे बिजली की बात रही हो, 2012 से पहले रायबरेली के ग्रामीण क्षेत्र को 6 से 8 घंटे बिजली मिला करती थी। वो बिजली बढ़ाने का काम, 29 बड़े पावर स्टेशन रायबरेली में बनाने का काम, बिजली के लाइनों को ठीक करने का काम और बिजली देने का काम
16 से 18 घंटे देहात में और रायबरेली शहर को 24 घंटे बिजली देने का काम 29 बड़े पावर स्टेशन रायबरेली में बना करके अखिलेश यादव जी ने रायबरेली की आप बिजली जिला अध्यक्ष हैं रायबरेली के, अखिलेश यादव ने सब कर दिया, सारा काम कर दिया, तो खाली ऊंचाहार से मनोज पांडे ही क्यों है, बाकी में कुछ कोई नहीं? उस पे मैं बता रहा हूं, हमारा गठबंधन था पिछली बार कांग्रेस से, 4 सीट पे कांग्रेस लड़ी थी और 2 पर समाजवादी पार्टी लड़ी थी। गठबंधन से हमारे 3 लोग जीते थे, जिनमें 2 कांग्रेस के जीते थे और 1 समाजवादी पार्टी के जीते थे। तो हम तो 6 में से 3 फिर भी जीते थे। हमारे गठबंधन की वजह से, हमारे सहयोग से कांग्रेस 2 विधानसभा जीतने का काम की थी। मतलब गठबंधन गलत था? गठबंधन कांग्रेस से नहीं होना चाहिए था। रायबरेली के लिहाज से रायबरेली में सदैव समाजवादी पार्टी फ्रूटफुल रही है और उसके पहले 2012 में हमारे 5 विधायक थे। गठबंधन को कैसे लेंगे? गठबंधन को कैसे लेंगे? नहीं, गठबंधन तो कह रहे हैं कि 2 तभी जीत पाए क्योंकि उनके पास समाजवादी पार्टी। ठीक है, वो तो उनका भी इसलिए जीत पाया गठबंधन है। कुल मिला के गठबंधन कोई गड़बड़ चीज नहीं है, न थी न है। गठबंधन इशू नहीं है, इशू ये है कि जिसने यहाँ रायबरेली में काम करवाया, काम भाजपा को 8 साल हो गया सत्ता दिल्ली में रहते हुए, 5 साल यूपी में हो गया। एक भी कोई योजना, एक योजना केवल बता दें कि हाँ रायबरेली को उन्होंने एक योजना दी, जो भी दिया। चलिए वरिष्ठ पत्रकार से ही पूछ लेते हैं, कुछ हुआ है कि नहीं हुआ, क्या लगता है? सब पार्टी दावा कर रही हैं अपना अपना, हमने किया है वगैरह, हमने नहीं किया है। आपने देखी है यहाँ की राजनीति, क्या समझते हैं? नहीं, एक चीज तो मानना पड़ेगा, ये गांधी का गढ़ है तो उसका इम्पैक्ट तो यहाँ दिखाई पड़ता है। चाहे लोकसभा की बात करो चाहे विधानसभा की बात करो। पिछली बार भी विधानसभा की जो 2 सीटें जीतने के बाद लोगों ने पार्टी छोड़ी, ये तो अपने अपने विवेक की बात है, अपने अपने जो भी उनका निर्णय रहा वो अपना स्वयं का निर्णय, इससे पार्टी लेवल का कोई मैटर नहीं। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस यहाँ से खत्म हो गई। कांग्रेस हर विधानसभा पे लड़ी। अगर ऊंचाहार की बात करो जहां ज्वाइंट लड़े, अगर सरेनी की बात करो जहां ज्वाइंट का, अगर दोनों का परसेंटेज आप जोड़ते हो तो दोनों जीतने वाले प्रत्याशी से करीब 10% ज्यादा वोट पाए। वहां पे इनका क्या हुआ, गॉड नोज, इन्होंने कैसे गठबंधन के बाद दोनों जगह गठबंधन ना होना और फिर एक जगह से भाजपा को सीट मिली जहां पे सरेनी पे, हरचंद ऊंचाहार में इसलिए जीते कि कांग्रेस लड़ गई। तो वहां पे जो भी इनका वोट फैक्टर रहा, वहां पे जो वोट फैक्टर रहा उसका नहीं। जहां रही डेवलपमेंट की बात, कांग्रेस ने निश्चित रूप से आज जो भी बड़ी फैक्ट्रियां आई हो या एम्स आया हो, तो देन तो गांधी परिवार की ही, कांग्रेस की देन है। बाकी सपा भाजपा ने रही जहां सपा भाजपा की, जैसे सपा गवर्नमेंट थी तो उसने जमीन जो भी अवेलेबल कराना था एम्स के लिए, उसने मुख्यमंत्री उस समय अखिलेश यादव जी थे तो उन्होंने कराया। रेल कोच में मायावती का था, बसपा गवर्नमेंट थी, उस समय बड़ा विवाद भी हुआ रेल कोच की फैक्ट्री को जमीन को लेके, आंदोलित हुई जनता, तब जाके वो जमीन मिली। तो डेवलपमेंट पे अगर हम कहते हैं कि नहीं कांग्रेस ने नहीं कराया तो ये गलत होगा। आज रायबरेली में जो भी है कांग्रेस की देन है। कांग्रेस की देन है तो बीजेपी ने क्या किया? सवाल लूंगा बीजेपी से। कह रहे हैं कि सब कांग्रेस की देन है, तो आप लोगों ने क्या किया? देखिए, हमने सफेई जैसा एक केंद्र बिंदु नहीं बनाया। हमने उत्तर प्रदेश के तमाम गांव से लेकर ब्लॉक से लेकर मजरे से लेकर जिले को वो सभी सुविधाएं दी। वो सभी 44 योजनाएं केंद्र सरकार की हमने उसी प्रकार लागू की और वो सभी सुविधाएं नागरिकों को देने का काम किया, जिससे जनता ने यहाँ की 2 सुरक्षित सीट हैं यहाँ की। सैफई, पहले आऊंगा इनके पास में, सैफई भी बड़ा सवाल उठाता है, जो बीजेपी हो कांग्रेस हो, सैफई से देश के विकास के लिए सफाई एक मॉडल है और सफाई का विकास हुआ उसी तरह रायबरेली के विकास करने का काम भी समाजवादी पार्टी ने किया है। मेरी पूरी बात सुन लीजिए, चाहे बिजली का सेक्टर हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र रहा हो, चाहे यहाँ की चिकित्सा की व्यवस्था रही हो, 16 बड़े पीएससी और सीएससी बनाने का काम 2012 से 17 की सरकार में हुआ है। रायबरेली में एम्स की जमीन नहीं मिल रही थी यूपीए सरकार को, एम्स की जमीन की तो बात बता रहे हैं, जमीन तो दी आपने, काम की बात हो रही है। तब स्थापित हुआ जब माननीय अखिलेश यादव जी ने कीमती जमीन, चीनी मिल की जमीन एम्स को दिया, तब एम्स स्थापित हुआ। रायबरेली में जिला अस्पताल में बेड बढ़ाने का काम, नया महिला अस्पताल बनाने का काम, चिकित्सा सेवा को और अच्छा करने का काम अगर किसी ने किया है तो अखिलेश। 80-20 बहुत हो रहा है। सीएम का स्टेटमेंट आ रहा है कि हमें 80% चाहिए और 20% से हमको मतलब नहीं है, तो इस पर ध्रुवीकरण बोल रहा है विपक्ष। देखिए, जिनका उद्देश्य ध्रुवीकरण करना है वो उसको ध्रुवीकरण के, उससे हम लोग उसको विकास की नीति की ओर ले जा रहे हैं। विकास किया है हमने। 80-20 में क्या विकास है? 80% लोग हैं जो विकासवादी हैं और 20% वो जो विनाशवादी हैं। विनाशवादी जो आप लाल टोपी वाले लोगों को देख ही रहे हैं। आम जनता अभी बीच में जाती है, आप देखिए, कहती है कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें बैठा अंदर गुंडा। आम आदमी कह रहा है? आम आदमी, जनता कहती है। अच्छा, कहाँ की है जनता? सारी जनता आप कह रही है। उसी को लेकर हमारे नेता ने बताया कि 80% जो विकास को चाहते हैं, जो चाह रहे हैं कि गरीबों को आवास मिले, जो चाह रहे हैं गरीबों को शौचालय मिले, जो चाह रहे हैं कि किसानों को सम्मान निधि मिले,
केवल विधायक और ये सांसद। एक नई डेफिनेशन है, क्यों 80-20 की डेफिनेशन को क्या कहें? देखिए, जितना गुंडा राज जंगल राज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में है, इतना कभी नहीं रहा इतिहास में उत्तर प्रदेश में। आज किसान जब आंदोलित होता है, आजाद भारत में आपने कभी नहीं सुना होगा कि अगर किसान आंदोलित हो तो उसके ऊपर जीप चढ़ा दी जाए। और जीप कौन चढ़ा रहा है? भारत सरकार के मंत्री के पुत्र और उनके परिजन किस आंदोलित किसानों के ऊपर जीप चढ़ाने का काम हो रहा है, किसानों को कुचलकर मारने का काम हो रहा है। ये आजाद भारत में कभी नहीं हुआ। जब आज देश परतंत्र था, तब इसी रायबरेली में मुंशीगंज में गोलीकांड हुआ था, तब तो सुना जा सकता था कि अंग्रेज बर्बर थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने बर्बर हैं कि वो किसानों के ऊपर जीप बीजेपी तो ये भी कहती है ना, नहीं, बीजेपी तो ये भी कहती है ना कि आप ही के राज्य में मुख्तार अतीक खुले घूमते थे। हमारे राज में कानून का राज था, और कानून का राज स्थापित करने के लिए अहमद बाहर घूमते थे। कानून का राज स्थापित करने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने देश की सबसे सर्वोत्तम व्यवस्था दी और 100 डाल दिया हर चौराहे पे। लखीमपुर का दाग जो है वो नहीं धोया जाएगा, पूरा चुनाव खत्म हो जाएगा, लखीमपुर के दाग से कैसे पाएंगे? देखिए, जो उत्तर प्रदेश को जलाने वाले लोग हैं वो जीप चढ़ाने की बात करते हैं। आज अपराधी के बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर जब बुलडोजर चल रहा है तो इनके छाती में दर्द हो रहा है। आज अरे तो बुलडोजर चलाइए ना, थार को चला रहे हैं। आज जब इत्र की बदबू जो है पूरे प्रदेश में गंध कर रही है तो इनको दर्द हो रहा है। जब आज अपराधी सलाखों के नीचे, सपा तो कह रही है पीयूष जैन बीजेपी का आदमी। जब अपराधी जो है उत्तर प्रदेश के बाहर या जमीन के अंदर जा रहा तो इनको कष्ट हो रहा है, क्योंकि इनका वोट बैंक ही वही था, अतीक मुख्तार अंसारी, जिनके कारण जनता को डराकर बूथ को लूट कर ये लोग जीतते थे, वो आज समाप्त हो। धनंजय सिंह पर भी कुछ बोल दीजिए फिर। धनंजय सिंह पे देखिए, जो आज की राजनीति, क्रिकेट खेलने पुलिस की बनाई पिच पे। देखिए, न्यायिक एक प्रक्रिया है और जब से योगी जी की सरकार आई है तब से न्याय का शासन हुआ है। धनंजय पर न्यायिक पर एक पूरी प्रक्रिया और क्रिकेट खेलना, क्यों धनंजय पर न्यायिक प्रक्रिया अतीक अहमद पर नहीं? आप देखिए, ऐसा है कि सबकी अपनी अपनी टीम है। विरोध जो भी गुंडा राज के नाम पर इन्होंने कार्रवाई की, वो केवल अपने विरोधी जो इनके विरोध में थे उन लोगों को इन्होंने निपटाया, ठीक है ना। तो ये लोग, सवाल इस बात का है कि इनके स्वयं के जो नेता हैं उनसे बड़ा दबंग कोई है ही नहीं। गोरखपुर आप चले जाइए, उनकी हिस्ट्री देख लीजिए आप। तो ये दबंगों की सरकार है, हिंसा का सहारा ये लोग लेते हैं। धर्म के नाम पर केवल इनको जनता को नशा चढ़ाना है। और उसके बात ही बताइए, प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करना जरूरी। यूपी चुनाव में बहुत एक्टिव हो गई, लखीमपुर में रात में सीतापुर तरफ आ गई और हम लोग भी थे वहां पर। ये जो एक्टिवनेस है, क्या ये यूपी चुनाव तक ही रहने वाली है या लोकसभा? ये देखिए, दूसरी चीज ये भी साथ में बताइए मुझे, क्या वो रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी? नहीं, अब रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन ये सही बात है कि पूरे उत्तर प्रदेश में उन्हीं के आशीर्वाद, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। और रही बात, देखिए कि जो वो एक्टिव हुई ही नहीं है, वो लगातार एक्टिव रहेंगे। ये अलग बात है कि आज की तारीख एक्टिव तो हुई है, नहीं, एक्टिव हुई है और एक्टिव रही नहीं है, नहीं रहेंगी। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, यहाँ पर क्या है, कोई जात की राजनीति कर रहा, कोई धर्म की राजनीति कर रहा है, इससे जनता का कोई भला नहीं होता है। ऐसे में वो मूल्यों की बात कर रही हैं, वो जनता के जो समग्र चीजें हैं, वो जैसे नारी महिलाओं के उत्पीड़न की बात करती हैं, दलितों के उत्पीड़न की बात करती हैं, विकास के लिए बात करती हैं, शिक्षा के लिए। प्रियंका गांधी की एक्टिवनेस क्या लग रहा है, कुछ फायदा रायबरेली में पहुंचाने वाली है? अब ये अभी जो भी दिखाई पड़ रहा है रायबरेली में एक्टिवनेस को, वैसे भी गांधी के लिए रायबरेली कोई अछूती नहीं, वो हर समय रहेगी उनके साथ। लेकिन अभी ये है कि चुनाव जो अभी हाल में आ रहे हैं, अगर पुराने परसेंटेजों की बात करो आप, तो बसपा को इग्नोर नहीं कर सकते हो आप। रायबरेली की जितनी विधानसभा चुनाव हुए हैं, आप बसपा को देखिए, बसपा ने हर जगह पर अच्छा परफॉर्मेंस किया। पिछली बार अगर गठबंधन की बात करते हो तो सरेनी में बसपा 2nd नंबर पे थी। आप इसी तरह ऊंचा हार देख लीजिए। अगर सारी पार्टियों की आप बात करोगे, पॉलिटिकल तौर से गांधी है, इसका कोई उसको इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे त्रिकोणी या कई सीटों पे चतुष्कोणी संघर्ष दिखाई पड़ेगा आपको चुनाव में। बसपा भी कहीं न कहीं इंटरनल फाइट करेगी। बसपा इंटरनल फाइट करेगी। समाजवादी पार्टी मायावती के साथ भी थी और अखिलेश अब मायावती पर कुछ भी बोलने से बचते हैं, जैसा कि पत्रकार साहब ने बताया। तो मायावती को कैसे फाइट देंगे आप लोग और क्यों बचते हैं? देखिए, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने चाहिए। तो उन जिन जनों की बात आप कर रहे हैं, सारे नेता आप मायावती के ले आ रहे हो, सारे आज स्वामी प्रसाद मौर्य भी आ गए। हाँ, तो मैं बता तभी मेरा इस पे यही कहना है कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ना चाहिए सभी दलों को, और लोग लड़ रहे हैं, अच्छा है, लड़ें। भाजपा के खिलाफ लोग बोलें, जो भाजपा ने जो किया है,
जो भय आता है सीटें तो नहीं कटेंगी ना आप लोग की, बोलेंगे सब लोग तो। नहीं, माहौल बन गया है उत्तर प्रदेश में विकास परक और जो कानून का राज स्थापित कर सके माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, लोगों ने मन बना लिया है। मैं एक बात भारतीय जनता पार्टी से पुनः आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि रायबरेली में एक भी परियोजना का नाम बतावें जो इन्होंने 5 साल में रायबरेली में विगत सरकार चल रही योगी आदित्यनाथ की, बताइए। एक भी परियोजना बता दें। यहाँ चलने वाली आईटीआई जिसको इनके भ्रष्टाचार से बंद हो चुकी थी, आईटीआई के लोगों को 2 साल उनकी उम्र का विस्तार किया हमने, जिससे सैकड़ों लोगों को यहाँ विस्तार हुआ और सैकड़ों लोगों की जीविका चल रही। वहाँ नई नई चीजें बनने लगी, चोंगे वाले फोन के माध्यम से उसको ये बंद कराने के उसमें। आईटीआई तो आज से नहीं, तो 50 साल पुरानी परियोजना है। नई परियोजना की बात मैं कर रहा हूं कि कोई एक परियोजना का नाम बता दे, कोई एक अस्पताल बनाए हो, कोई एक बिजली का पावर स्टेशन बनाए हो, कोई इस परियोजना के बारे में बताइए, आप ही बता पाएंगे बेहतर। देखिए, अगर परियोजना की बात करें तो जिसका शिलान्यास सोनिया गांधी ने किया था उसका इन्होंने लोकार्पण जरूर किया है। और रेल पहिए का कारखाना जो लगना था वो स्टार्ट हो गया बनना, वो इनके रिजीम की बात है, इन्होंने स्टार्ट किया, भाजपा के रिजीम में हुआ, ये हम कह सकते नहीं। उसकी स्टार्टिंग जो शिलान्यास हुआ था वो गांधी परिवार ने, सोनिया गांधी ने उसका शिलान्यास। चलिए समाप्त कर लेते हैं। सबसे एक सवाल लेकर कि कितने विधानसभा सीट पे किसका कब्जा होने वाला है, शुरुआत सपा से करते हैं। कितनी विधानसभा सीट्स हैं? अभी तो एक ही ऊंचा हार आपके पास है, कितना लग रहा है? देखिए, हम 6 की 6 विधानसभा सीटें मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। एक तरफा 6 की 6 विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। आगामी 2022 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने 6 तो बीजेपी भी बोल देगी। आगामी विधानसभा चुनाव में जो रिजल्ट आ रहा है उसमें रायबरेली की 6 की 6 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी जीतने। बीजेपी देखिए, रायबरेली सहित हम पूरे उत्तर प्रदेश में 300 का आंकड़ा पार करने जा रहे हैं। रायबरेली की बताइए। रायबरेली की 6 की 6 सीटें हमारे झोली में हैं। 12 हो गई क्या? 6 उनकी 6। आप जो है जनता का मूड देख लीजिए, 6 की 6 सीटें जो वर्तमान विधायक हैं या जो हमारे प्रत्याशी होंगे वही विजय होंगे। चलिए कांग्रेस से ही पूछ लेते सवाल। 6 विधानसभा सीटें हैं, 2 ने तो धोखा दे दिया, अब क्या करें? नहीं, जनता धोखा नहीं देगी, नेता भले धोखा दे दें, जनता सीट्स कितनी धोखा देगी। पूरी की पूरी सीटें हम लोग 6 6 12 18। और तो महोदय आप ही बता दीजिए कि एग्जैक्ट आंकड़ा क्या है? ये लोग तो 18 सीट कर चुके हैं। देखो, इनको 18 करे या 24 कर ले, इसका कोई फर्क, लेकिन आज जो प्रदेश स्तर पे एक नया परिवर्तन दिखाई पड़ रहा स्वामी प्रसाद मौर्य का, ये परिवर्तन भी रायबरेली में कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से परिवर्तन लाएगा। और कई सीटों पे इसका प्रभाव भी 2-3 पे तो बहुत खास प्रभाव पड़ेगा, जहां पे मौर्य बैकवर्ड है उस पे अच्छा खासा पड़ेगा। अब देखने वाली बात ये होती है कि इसके बाद कांग्रेस क्या करती है। कांग्रेस का गठबंधन सपा से हो रहा है कि नहीं हो रहा, जैसा अभी कहा जा रहा नहीं हो रहा है। भाजपा भी अपनी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। वो जो प्रत्याशी हैं उसके पास 2-3 प्रत्याशी नए भी आए हुए जो कांग्रेस छोड़ के गए हुए हैं, वो भी मजबूत प्रत्याशी माने जाते हैं दोनों विधानसभा क्षेत्रों से। तो ऐसी परिस्थिति में स्वामी फैक्टर के साथ अगर कांग्रेस और सपा का गठबंधन होता है तो फिर कुछ परदस चेंज होगा। नहीं, अगर नहीं होता तीनों पार्टी का, कितना आपको लगता है? तो अब सीट दे पाना तो हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन जो दिखाई पड़ रहा है कम से कम भाजपा और इनके बीच कांटे के संघर्ष 4 सीटों पे तो बहुत जबरदस्त दिखाई पड़ रहा है। 4 सीटों पे संघर्ष होना है। फिलहाल सारी पार्टी से कहना है वो 6 जीत रही है। सवाल ये है कि 6 6 6 18 इन 6 में असल नंबर क्या होने वाला है? समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का। फिलहाल रायबरेली की आवाज ये, कांग्रेस ने काम किया पर सपा और भाजपा ने भी उसमें आहुति दी। अब यूपी चुनाव नजदीक है, अब देखना है काम को वोट मिलेगा या हवन सामग्री में दी हुई आहुति को, ये आने वाला वक्त बताएगा। सहयोगी शैलेंद्र और कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव यूपी तक के लिए।